हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 8 का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर लाइट को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस कर रहे थे। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। साथ ही साथ हमने फिल इन द ब्लैंक्स हम डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, तो हमारा जो है लास्ट क्वेश्चन इसका बच गया था, इसे आज हम डिस्कस करेंगे। तो आपका आज का पहला स्टेटमेंट है, नाइट बर्ड्स हैव डैश कोन्स दैट ड्रॉट्स इन देयर आई। यानी जो चिड़ियाएं होती हैं, ठीक है, जो पक्षी होते हैं जो रात को देख पाते हैं, उनके जो आंखें होती है या उनकी जो रेटिना होती है, उसमें कोन्स की मात्रा रॉड्स के अपेक्षा कितनी होती है, ये आपको बतानी है। यानी शंकुओं की मात्रा शलाकाओं से कितनी ज्यादा होती है, ये आपसे पूछा गया है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि नाइट बर्ड्स यानी कि ऐसी चिड़ियाएं जो रात के समय देख पाती हैं, यानी कि इनका जो देखने, जब वो देखती हैं तो वो अंधेरे में काफी ठीक तरीके से देख पाती है। यानी इनकी आंखों में जो है रॉड्स की मात्रा जो है ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि आप ये जानते हैं रॉड्स में जो है आप जो है डिम लाइट को देख पाते हैं, डिम लाइट में देख पाते हैं, ठीक है, या ये डिम लाइट के लिए सेंसिटिव होती है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो नाइट बर्ड्स हैं, जो पक्षी रात को देख पाते हैं, उनकी आंखों में जो है कॉन्स कम होते हैं रॉड्स की अपेक्षा, यानी फ्यूअर कॉन्स होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इनका कार्य क्या है, ये रात के समय चीजों को देख पाते हैं, शाम को अंधेरे में, ठीक है। तो अगर ये जो है इनके आंखों में अगर कॉन्स कम होंगे तभी ये देख पाएंगे, यानी रॉड्स की मात्रा जब ज्यादा होगी तभी ये देख पाएंगे। तो इसका जो आंसर है वो है फ्यूअर, ठीक है। तो नाइट बर्ड्स हैव फ्यूअर कोन्स देन रॉड्स इन देयर आई, ठीक है। नेक्स्ट, अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज डैश इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी अपतन कोण डैश परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। आपके ऑप्शन है ए ऑलवेज यानी हमेशा, बी समटाइम्स यानी कभी कभी, सी अंडर स्पेशल कंडीशन यानी विशेष परिस्थितियों में, डी नेवर यानी कभी नहीं। यानी आपसे ये कहा गया है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, यानी अपतन कोण और परावर्तन कोण है, ये बराबर होते हैं, हमेशा होते हैं, कभी कभी होते हैं, किसी विशेष परिस्थिति में होते हैं, या कभी नहीं होते हैं। ये आपसे पूछा गया है। जीआईसी राजगढ़ी, कोई एक बच्चा माइक ले लीजिए। हमेशा। ठीक है, आपका नाम क्या है बेटा? वीरेश। ठीक है वीरेश, आपका आंसर क्या है? हमेशा। ठीक है, वेरी गुड। यानी ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन है आपका आंसर? ऑप्शन ए, ठीक है। हाँ ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सब तालियां बजाएंगे, वेरी गुड बेटा, ठीक है, वेरी गुड। आप बैठ जाइए। तो यहाँ पे आपसे कहा गया है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो बराबर है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, यानी अपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। कब होते हैं ये आपसे पूछा गया है। तो अपतन कोण और परावर्तन कोण हर कंडीशन में बराबर होते हैं, यानी हमेशा होते हैं। यानी आपका आंसर होगा ए ऑलवेज यानी हमेशा, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो आपका ए ऑलवेज होगा, यानी हमेशा। अब ये जो है, ये आप ये जानते हैं कि ये क्या है, आपका परावर्तन का नियम है। जब हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की बात कर रहे थे उसमें हमने यही देखा था कि जब भी किसी चिकनी समतल सतह, जैसे कि आपका कोई दर्पण है, उस पर प्रकाश की किरण पड़ती है तो वो क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। अब यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, यानी जो अपतन कोण है, वह अपतित किरण
और अभिलंब के बीच का कोण है, यानी एंगल आई। और एंगल आर क्या है आपका? परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण है। तो ये हमने जो है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन के नियम में पढ़ा था कि एंगल आई बराबर एंगल आर के होता है, यानी ये हमेशा सही होता है, हर कंडीशन में ये सच होता है। ठीक है, तो यही यहाँ पे बोला गया है, यही यहाँ पे पूछा गया। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज, समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब। ठीक है, तो आपको बताना है कि जो समतल दर्पण होता है उसके द्वारा निर्मित प्रतिबिंब जो होता है उसकी क्वालिटीज क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है। ठीक है, तो आपके पास पहला है वर्चुअल बिहाइंड द मिरर एंड एनलार्ज, यानी आभासी दर्पण के पीछे और बड़ा। ठीक है, यानी जो प्रतिबिंब हमें प्राप्त होता है वो आभासी होता है। आभासी यानी हमें किसी स्क्रीन पर प्राप्त नहीं होता है, दर्पण के पीछे होता है। ठीक है, अब आप ये जानते हैं कि जो आभासी प्रतिबिंब होता है वो दर्पण के पीछे ही बनता है, दर्पण के आगे तो रियल इमेज यानी वास्तविक प्रतिबिंब बनता है जो कि आपकी स्क्रीन पर बनता है। तो आभासी प्रतिबिंब कौन सा होता है? जो दर्पण के पीछे बनता है, जो स्क्रीन पर नहीं बनता। ठीक है, और जो आपकी जो इसमें इमेज बनती है वो बड़ी होती है, यानी साइज में बड़ा। दूसरा ऑप्शन है वर्चुअल बिहाइंड द मिरर एंड ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, यानी आभासी दर्पण के पीछे और वस्तु के समान आकार का। ठीक है, यानी कैसा होता है? आभासी होता है। ठीक है, आभासी यानी जो प्रतिबिंब आपको स्क्रीन पर प्राप्त नहीं होता, दर्पण के पीछे बनता है और इसका जो आकार है वो वही होता है, यानी प्रतिबिंब का जो आकार है वो वही होता है जो वस्तु का आकार है, वस्तु का साइज है। अगला है आपका रियल एट द सरफेस ऑफ द मिरर एंड एनलार्ज, यानी आपसे ये कहा गया है कि वास्तविक होता है, दर्पण के जो सरफेस है, सतह है, उस पर होता है और बड़ा होता है, यानी दर्पण की सतह पर वास्तविक और आवर्धित यानी मैग्निफाइड यानी बड़ा। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका रियल बिहाइंड द मिरर एंड ऑफ द सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी प्रतिबिंब वास्तविक होता है, दर्पण के पीछे बनता है और वस्तु के आकार के समान होता है। तो आपके पास ये ऑप्शंस हैं और आपको ये बताना है कि जो समतल दर्पण होता है यानी प्लेन मिरर होता है उसके द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की क्वालिटीज यानी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। अब जब भी हम बात करते हैं समतल दर्पण की यानी प्लेन मिरर की, तो प्लेन मिरर जो होता है जैसे कि आपका जो ड्रेसिंग टेबल का मिरर है वो होता है। ठीक है, अब वहां पे अगर कोई व्यक्ति खड़ा होता है, कोई व्यक्ति या कोई वस्तु आप उसके सामने रख देते हैं, मान लीजिए ये प्लेन मिरर है और आपने क्या किया, यहाँ पे आप खड़े हो गए, तो जो आपको प्रतिबिंब प्राप्त होगा, ठीक है, प्लेन मिरर से वो कहाँ पे प्राप्त होता है? दर्पण के पीछे। हमने ये पढ़ा था, कहाँ पर मिलता है? दर्पण के पीछे। इसके द्वारा यानी प्लेन मिरर के द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, हमें किसी भी स्क्रीन पर ये प्राप्त नहीं होता, यानी वर्चुअल इमेज है, यानी आभासी प्रतिबिंब। तो पहली बात, कैसा प्रतिबिंब होता है? आभासी यानी वर्चुअल। दूसरा, अगर हम आकार की बात करें तो प्रतिबिंब का आकार वही होता है जो वस्तु का आकार है। ठीक है, सेम साइज। ठीक है, यानी बिंब के आकार। प्रतिबिंब किसके आकार का होता है? बिंब के आकार का, यानी वस्तु के आकार। आभासी हो गया, बिंब के आकार का हो गया। ठीक है, यानी साइज क्या होता है? सेम होता है। और अगर आभासी प्रतिबिंब है तो कहाँ पे मिलेगा? दर्पण के पीछे। ठीक है, ये हमें स्क्रीन पे नहीं मिलता, दर्पण के पीछे प्राप्त होता है, तो दर्पण के पीछे
इसकी और भी प्रॉपर्टीज है, जैसे कि लेटरली इन्वर्टेड होता है, यानी कि जो वस्तु का बायां हिस्सा है वो प्रतिबिंब की दाईं ओर दिखाई देता है और जो वस्तु का दाहिना हिस्सा है वो बाईं ओर होता है या बायां हिस्सा होता है, ठीक है। और इसकी और भी प्रॉपर्टी है, जैसे कि जो प्रतिबिंब है वो उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर बिंब को या वस्तु को दर्पण के सामने रखा जाता है। तो ये सारी क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज हैं, यानी जो समतल दर्पण है उसके द्वारा बनाए जाने वाले प्रतिबिंब की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे कहा गया है कि जो प्रतिबिंब होता है वो आभासी होता है यानी वर्चुअल होता है, दर्पण के पीछे होता है और उसी आकार का होता है, उसी साइज का होता है जिस आकार या साइज की वस्तु है। तो आपका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है, ठीक है। वर्चुअल बिहाइंड द मिरर एंड ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, आभासी दर्पण के पीछे और वस्तु के समान आकार का, ठीक है। तो ये आपका आंसर है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है हमारे पास डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन ऑफ कैलाइडोस्कोप। कैलाइडोस्कोप की रचना का वर्णन करें। अब कैलाइडोस्कोप की अगर हम बात करते हैं तो हमने ये पढ़ा था कि कैलाइडोस्कोप जो है वो री रिफ्लेक्शन के कॉन्सेप्ट पर काम करता है, यानी पुनः परावर्तन के कॉन्सेप्ट पर काम करता है। यहाँ पे क्या होता है, चीजों का पुनः परावर्तन होता है जिससे पैटर्न्स बनते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया जाता है, 3 आयताकार जो है दर्पण लिए जाते हैं, उन्हें प्रिज्म की तरह जो है जोड़ा जाता है, ठीक है। प्रिज्म की तरह जोड़ा जाता है कुछ इस तरीके से। मान लीजिए ये आपका एक दर्पण है, दूसरा दर्पण इस तरीके से जोड़ दिया जाता है और तीनों दर्पण बराबर साइज के होते हैं। तो इस तरीके से प्रिज्म की तरह जोड़ा जाता है। फिर इससे क्या किया जाता है, इसको एक जो है क्या लिया जाता है, एक सिलेंडर लिया जाता है, गत्ते का सिलेंडर, ठीक है, वो लिया जाता है और उसके अंदर इसे रखा जाता है। फिर क्या किया जाता है, इसके एक साइड में क्या किया जाता है, दर्पण यहाँ पे लगाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे आप गोल करके एक दर्पण का टुकड़ा लगाएंगे, ठीक है, उसे फिक्स करेंगे और आगे क्या करेंगे, कार्डबोर्ड लगाएंगे जिसमें क्या होगा, छेद होगा और उसके ऊपर सेलोफेन शीट लगा देते हैं, ठीक है। अब क्या किया जाता है, इस तरीके से पूरी संरचना होती है। साथ ही साथ इसमें क्या किया जाता है, जो ये दर्पण से आपने स्ट्रक्चर बनाया है इसके अंदर कलरफुल कांच के टुकड़े डाले जाते हैं, जैसे कि चूड़ियों के टुकड़े, ठीक है। यानी जब आप इसको इसके अंदर डालेंगे, पहले यहाँ पे आप दर्पण लगा देंगे, दर्पण लगाने के बाद आप क्या करेंगे, इस प्रिज्म को इसके अंदर फिट करेंगे, उसे चिपकाएंगे। अब इसके अंदर आप क्या करेंगे, कलरफुल चूड़ियों के टुकड़े, रंगीन कांच के टुकड़े आप इसके अंदर डालेंगे और फिर इसके आगे जो ये आपका डिस्क है वो लगाएंगे जिसमें छेद होगा और उसके ऊपर आप सेलोफेन शीट लगा देंगे। अब आप क्या करेंगे, इस छेद से अंदर ऑब्जर्व करेंगे तो अंदर आपको अलग अलग प्रकार के पैटर्न्स दिखाई देंगे, ठीक है। अलग अलग आपको पैटर्न दिखाई देंगे जो कि आर्टिस्ट या जो आपके कलाकार होते हैं उनकी मदद करते हैं नए नए आइडियाज को लेने, ठीक है, अलग अलग पैटर्न्स के आइडियाज लेने या डिजाइन्स के आइडियाज को लेने, ठीक है। तो कैलाइडोस्कोप जो है इस तरीके से री रिफ्लेक्शन के कॉन्सेप्ट के ऊपर कार्य करता है। अब हम ये देखते हैं कि आप यहाँ पे आंसर किस तरीके से लिखेंगे। द कंस्ट्रक्शन ऑफ कैलाइडोस्कोप इज डिटेल्ड बिलो, यानी कैलाइडोस्कोप की रचना निम्नलिखित है। टेक 3 ट्राइंगुलर मिरर स्ट्रिप ऑफ डायमेंशन 15x4, यानी क्या करना है, 3 रेक्टेंगुलर यानी आयताकार दर्पण के टुकड़े लेने हैं जिनकी डायमेंशन, जिनकी विमा 15x4 है यानी 15x4 है कि लेंथ और ब्रेथ कितनी है, लेंथ 15 है और ब्रेथ 4 है। एंड ज्वाइन देम टुगेदर टू फॉर्म अ प्रिज्म। अब इन तीनों को जोड़ देना जैसे हमने बात करी और क्या बना देना है, एक प्रिज्म, ठीक है। इस तरीके से एक प्रिज्म बन जाएगा, एक शीट यहाँ चिपकाएंगे और एक नीचे, तो एक प्रिज्म बन जाएगा।
द सर्कुलर कार्डबोर्ड ट्यूब शुड बी स्लाइटली लॉन्गर देन द प्रिज्म। अब क्या करना है आपको, एक सर्कुलर ट्यूब लेनी है, गत्ते की ट्यूब लेनी है और उसके अंदर इस प्रिज्म को रख देना है, ठीक है, इस प्रिज्म को रखना है। अब ये जो ट्यूब है ये प्रिज्म से थोड़ा बड़ी होनी चाहिए। दिस सर्कुलर ट्यूब इज नाउ क्लोज्ड एट वन एंड विद अ कार्डबोर्ड डिस्क। अब इस जो ये सर्कुलर ट्यूब है इसके एक एंड को हम क्या करेंगे, कार्डबोर्ड के डिस्क से बंद कर देंगे। दिस डिस्क हैज अ होल थ्रू विच वी कैन सी, और इस डिस्क पर एक छेद होना चाहिए, ठीक है, छेद होना चाहिए जिससे हम देख पाए। At the other end, the circular tube, a plastic plain glass plate is fixed. अब क्या करेंगे, जो दूसरा छोर है, ठीक है, इस तरीके से ट्यूब है, ट्यूब के अंदर हमने क्या रख दिया, प्रिज्म रख दिया। एक छोर पे तो हम कार्डबोर्ड की शीट लगा देंगे और वहां पे छेद कर देंगे। दूसरा वाला जो सिरा है यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक दर्पण को लगा देंगे। क्या लगाएंगे, दर्पण लगा देंगे, दर्पण की एक डिस्क लगा देंगे। It is important that this glass plate touches the prism mirror, और ये जरूरी है कि जो ये ग्लास प्लेट है ये क्या करे, प्रिज्म को छुए, प्रिज्म को टच करे। On this glass plate several small and broken pieces of colored glass is placed. अब क्या किया जाएगा, इसके अंदर कुछ कांच के रंगीन टुकड़े रखे जाए, जैसे कि आपकी बैंगल्स हो गई, ठीक है, चूड़ियां हो गई, चूड़ियों के जो टुकड़े होते हैं वो भी डाले जाएंगे। दिस एंड इज नाउ क्लोज बाय अ राउंड ग्लास प्लेट। अब इस एंड को हम गोल जो है ग्लास की प्लेट से बंद कर देंगे। अलाउइंग इनफ स्पेस फॉर कलर्ड ग्लास पीसेस टू मूव, ताकि इसमें जगह हो और जो आपके ग्लास के पीस है वो आसानी से मूव करे और आपको पैटर्न मिल जाए। बहुरूप दर्शक का निर्माण नीचे विस्तृत है। 15 गुणा 4 सेंटीमीटर आयामों के 3 आयताकार दर्पण स्ट्रिप ले और एक प्रिज्म बनाने के लिए इन्हें एक साथ जोड़ें। एक प्रिज्म तथा गोलाकार कार्डबोर्ड ट्यूब में तय किया गया है। गोलाकार कार्डबोर्ड ट्यूब प्रिज्म से थोड़ा लंबा होना चाहिए। यह वृत्ताकार ट्यूब अब एक सिरे पर कार्डबोर्ड डिस्क से बंद है। इस डिस्क में एक छेद होना चाहिए जिसमें से हम देख सकते हैं। वृत्ताकार नली में के दूसरे सिरे पर एक समतल कांच की प्लेट लगी होती है। यह महत्वपूर्ण है कि कांच की यह प्लेट प्रिज्म दर्पण को स्पर्श करे, ठीक है, ये क्या करनी चाहिए, जो प्लेट है ये प्रिज्म जो आपने बनाया है मिरर का, दर्पण का, उसे टच करे, ठीक है। इस कांच के प्लेट पर रंगीन कांच के कई छोटे और टूटे हुए टुकड़े रखे जाते हैं। यह सिरा अब एक गोल कांच की प्लेट से बंद है जिससे रंगीन कांच के टुकड़ों को हिलने डुलने के लिए पर्याप्त जगह मिल जाती है। अब अगला प्रश्न है, ड्रॉ अ लेबल्ड स्केच ऑफ ह्यूमन आई। मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाइए, यानी आपको मानव नेत्र का चित्र बनाना है और लेबलिंग भी करनी है, यानी सारे के सारे जो उसके पार्ट हैं उनके नाम लिखने। तो ये आपका क्या है, मानव नेत्र है, ह्यूमन आई है, ठीक है, आप इसे नोट करेंगे फिर हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये क्या है, ह्यूमन आई यानी मानव नेत्र की जो है एक डायग्राम है। अब यहाँ पे इसके अलग अलग भाग है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे सिलेरी मसल्स आप देख सकते हैं, ये क्या है, सिलेरी मसल्स हैं, ठीक है। और ये जो इसके आंख के ऊपर है जो कवरिंग होती है, जो से प्रोटेक्ट करती है, बचाती है, उसे हम क्या कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं। यहाँ पे आपके पास पक्षमाभी पेशियां यानी सिलेरी मसल्स हैं जो कि लेंस के फोकस को जो है कंट्रोल करती है, ठीक है। नेक्स्ट है आइरिस। आइरिस क्या होता है, यहाँ पे आपको एक नीला नीला स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा, ये आइरिस है, ठीक है, आइरिस है। आइरिस के बीच में प्यूपल होती है, पुतली होती है। आइरिस के कारण ही हमारी जो आंखों की पुतली है उसका कलर होता है, ठीक है।
इसके बीच में हमारी प्यूपल होती है जो कि अपर्चर का काम करती है, यानी जो प्रकाश की किरणें हैं उसकी एंट्री का काम करती है, यानी कितनी प्रकाश की किरणें जो है, जो आंख है, आई है, उसके अंदर एंटर करेगी, ये कौन कंट्रोल करता है? प्यूपल, वो यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे आइरिस के बीच में एक छोटी सी जगह होती है जहां से जो लाइट रेज हैं, प्रकाश की किरणें हैं, वो आंखों के अंदर जाती है, जिससे क्या होता है, आपकी आंखों पे जो है इमेज बनती है। तो बेसिकली लाइट को या प्रकाश की जो किरणें हैं कितना आएगी, वो कौन कंट्रोल करता है? प्यूपल यानी पुतली। ठीक है, इसके बाद आपके प्यूपल के पीछे क्या होता है? लेंस होता है। अब अगर हम बात करें इस एरिया की, ठीक है, ये जो एरिया है आई का, इसको हम क्या कहते हैं? रेटिना कहते हैं। ठीक है, जो कि स्क्रीन का कार्य करता है, यानी यहाँ पर इमेज बनती है। जो आपकी इमेज है, जिस भी चीज को आप देख रहे हैं, जिस भी वस्तु को आप देख रहे हैं, उसकी इमेज, उसका प्रतिबिंब जो है रेटिना पर ही बनता है। और ये जो रेटिना है, ये जो है ऑप्टिक नर्व के माध्यम से जो है ब्रेन तक जो है लिंक होती, यानी यहाँ पे क्या होता है, आपका ऑप्टिक नर्व और रेटिना के बीच का एक जंक्शन होता है, और ये ऑप्टिक नर्व ही है जो कि सारी की सारी जो इंफॉर्मेशन है, जितने भी सिग्नल्स हैं, इमेज जो बन रही है, उसको हमारे ब्रेन यानी मस्तिष्क तक पहुंचाती है। तो ये क्या है? ये स्ट्रक्चर है आपका ह्यूमन आई का। और यहाँ पे आपके पास एक और पार्ट आ जाएगा जो कि है प्यूपिल। ठीक है, तो ये आपका ह्यूमन आई हो गया, यानी मानव नेत्र। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, गुरमीत wanted to perform activity 16.8 using a laser torch। गुरमीत लेजर टॉर्च का उपयोग करके क्रियाकलाप 16.8 करना चाहता है, यानी उसको क्या करना है? 16.8 वाला जो एक्टिविटी है उसे करना है, परफॉर्म करना है। हर टीचर एडवाइज हर नॉट टू डू सो। उसके टीचर ने कहा कि आपको इस एक्टिविटी को नहीं करना चाहिए। कैन यू एक्सप्लेन द बेसिस ऑफ द टीचर्स एडवाइस। उसके शिक्षक ने उसे ऐसा ना करने की सलाह दी। क्या आप शिक्षक की सलाह के आधार पर व्याख्या कर सकते हैं, यानी आपसे ये कहा गया है कि शिक्षक ने उसे कहा कि आपको इस एक्टिविटी को परफॉर्म नहीं करना चाहिए लेजर लाइट के माध्यम से। तो आपको बताना है कि टीचर ने मना किया है, तो ये क्या बिल्कुल सही है, और है तो क्यों? ठीक है, रीजन भी बताना है आपको। तो अब जैसे कि हम जानते हैं कि जो लेजर लाइट होती है उसमें जो रेस की इंटेंसिटी है, ठीक है, लेजर लाइट की जो इंटेंसिटी होती है वो बहुत ज्यादा हाई होती है। अगर गुरमीत इसका उपयोग इस एक्टिविटी में करेगा तो ये उसकी या ह्यूमन आई की जो है उसकी आंखों के लिए ठीक नहीं होगी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर ये जो लेजर लाइट है अगर किसी ह्यूमन आई में या मानव नेत्र में चले जाए तो ये क्या कर सकती है, उसकी रेटिना को डैमेज कर सकती है, जिससे क्या हो सकता है, जो व्यक्ति है उसके दृष्टि को नुकसान पहुंच सकता है, हो सकता है उसे ब्लाइंडनेस हो जाए। ठीक है, तो इसलिए जो है उसकी टीचर ने बिल्कुल ठीक कहा है कि आपको इस एक्टिविटी को लेजर लाइट के माध्यम से नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि लेजर लाइट की इंटेंसिटी बेहद ज्यादा है, जिससे आंखें खराब हो सकती है, क्योंकि ये रेटिना को डैमेज करता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इसके आंसर की। तो आप इसका आंसर कुछ इस तरीके से लिखेंगे, Gurmeet's teacher advised her not to do so because the intensity of the laser light is very high। अब क्या कहा उन्होंने कि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि लेजर लाइट की जो इंटेंसिटी है, इसकी जो तीव्रता है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, यानी जो इसकी किरणों की जो तीव्रता है वो बहुत ज्यादा है, एंड इट इज हार्मफुल फॉर द ह्यूमन आई, और ये मानव नेत्र के लिए नुकसानदायक है। इट कैन कॉज डैमेज टू द रेटिना एंड लीड्स टू ब्लाइंडनेस। ये क्या कर सकता है? ये रेटिना को डैमेज कर सकता है, रेटिना को नुकसान पहुंचा सकता है, जिससे
ब्लाइंडनेस हो सकती है, यानी कि उसकी आंखों की जो ज्योति है या उसकी जो देखने की क्षमता है वो खत्म हो सकती है। Hence, it is advisable not to look at the laser light directly. इसलिए ये कहा गया है या ये सुझाव दिया गया है कि लेजर लाइट को डायरेक्टली या मतलब डायरेक्ट आपको नहीं देखना चाहिए, क्योंकि ये आपकी आंखों को नुकसान पहुंचा सकता है। गुरमीत के शिक्षक ने उसे ऐसा ना करने की सलाह दी, क्योंकि लेजर प्रकाश की तीव्रता बहुत अधिक होती है, यह मानव नेत्र के लिए हानिकारक है, यह रेटिना को नुकसान पहुंचा सकती है और अंधापन की ओर ले जाता है। इसलिए यह सलाह दी जाती है कि लेजर बीम को सीधे ना दें। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है, आप इसे नोट करें। तो बच्चों, आज हमने जो आपका चैप्टर लाइट है इसके कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, आपने नोट डाउन भी किए होंगे। ठीक है, और आपको इसके जितने भी हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किए वो भी क्लियर हुए होंगे। तो आपको क्या करना है, इस चैप्टर को रिवाइज करना है, साथ ही साथ जितने क्वेश्चंस कराए गए हैं उन्हें भी रिवाइज करना है। और अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट उत्पन्न होता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो आप नेक्स्ट लेक्चर में पूछ सकते हैं। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।